जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। नागरिकता को अंग्रेजी में कहते हैं सिटीजनशिप। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी देश है अपने निवासियों को कुछ मूल अधिकार देगा विशेष, उन्हीं को हम नागरिकता कहते हैं। भारत में एकरी नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। ठीक है दोस्तों, देश के हम लोग नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो उत्तर होगा ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करके एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत पर नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था, तो उत्तर होगा अरस्तु ने दिया था। ठीक है दोस्तों, भारत की नागरिक 1995 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। नागरिक होने के कारण है पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, तभी हम भारत के नागरिक होने के कारण कहला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है दोस्त, गैर नागरिक को पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवाने की सुविधा नहीं उपलब्ध है। अगर हम भारत के नागरिक थे तो हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों की नागरिकता दी जाएगी उस समय भारत के अंदर थे। मतलब कि संविधान जब प्रारंभ हुआ, नागरिकता उन लोगों को दी जाएगी जो उस समय भारत के अंदर थे। मतलब प्रारंभ में 26 जनवरी 1950 के पहले जो भारत में थे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। 26 जनवरी 1950 तक अगर जो भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 6 कहता है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि यह संविधान बनाने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ये सीधा अनुच्छेद 6 कह रहा है दोस्तों, भारत में आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, किंतु यदि संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट रूल, फिर नागरिकता लेने के लिए हमें परमिट रूल लागू हो जाएगा। परमिट रूल लागू हो गया था 19 जुलाई 1948 को। ठीक है दोस्तों, और पाकिस्तान से इंडिया अगर आ रहे हैं तो 19 जुलाई 1948 से हमें परमिट रूल लेना अनिवार्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 7 कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत में से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कह रहा है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत से अगर पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान बनने से पहले लौट आते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर इंडिया से पाकिस्तान चला गया है और फिर फिर संविधान लागू होने से पहले पाकिस्तान से इंडिया आ गया 1 मार्च 1947 से पहले, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है दोस्तों, विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 8 सीधा कह रहा है कि विदेशी भ्रमण करेंगे या नौकरी करेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 दोस्तों हमारा सीधा बोल रहा है कि अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 10 कहता है कि
भारत की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि कोई देश विरोधी कार्य नहीं करें। अनुच्छेद 10 कहता है दोस्तों, सीधा सीधा बोल रहा है अनुच्छेद 10 की भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई आदमी या कोई इंसान या कोई व्यक्ति भारत के विरुद्ध कोई देश विरोधी काम नहीं करता, तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। देश विरोधी का मतलब ये है कि बम कहीं न फोड़े, किसी पे गैर कानूनी काम न करे। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अनुच्छेद 11 सीधा सीधा बोल रहा है दोस्तों कि नागरिकता संबंधित कानून जो है संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। ठीक है दोस्तों। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधि हैं, हम ये लोग देख लेते हैं। नागरिकता हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। ठीक है दोस्तों। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या अर्जित भूमि के आधार पर। अब हम लोग एक एक को देख लेते हैं दोस्तों। जन्म के आधार पर मतलब बर्थ के आधार पर। ठीक है दोस्तों। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों तो। एग्जाम्पल में हम सभी लोग हैं अमूमन हमारे माता पिता अमूमन भारत के ही हैं और हम सबको नागरिकता दी जाएगी। हम सभी एग्जाम्पल हो गए हम आप। वंश के आधार पर 1992 में विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसमें कह रहा है दोस्तों वंश के आधार पर कि विदेश में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है जो भारत का मूल निवासी है, उसका बेटा अगर जन्म लेता है विदेश में तो उसे भारत में नागरिकता दी जाएगी। शर्त यह है कि माता या पिता में से दोनों के पास या किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए शिखर धवन हम देख लेते हैं। शिखर धवन भारत के हैं, शिखर धवन के पास भारत की नागरिकता है। उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी जो हैं, उनकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया की हैं और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता उन्होंने ली है। शिखर धवन भारत के हैं, इसलिए उनके बेटों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तीसरा है हमारा पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर हम देख लेते हैं दोस्तों। पंजीकरण मीन्स होता है रजिस्ट्रेशन। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देश को नागरिकता दी जाती है। पंजीकरण सीधा सीधा कह रहा है, रजिस्ट्रेशन में सीधा सीधा कह रहा है दोस्तों। तीसरी विधि जो है हमारी, अगर हमको नागरिकता चाहिए तो 7 साल तक लगातार हमें भारत में रहना होगा। ठीक है दोस्तों। देशीकरण कहता है वैसे व्यक्ति जो भारत के लिए किसी एक भाषा को ही जानते हैं, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, वैज्ञानिक या कला में निपुण हों, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहेंगे तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। देशीकरण ऐसे ठीक बोल रहा है कि वैसे व्यक्ति जो भारत में एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए उसके, वैज्ञानिक या कला देशों के नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों। वैज्ञानिक कला में निपुण हो तो साथ ही 10 साल लगातार रहना भी होगा भारत में, तभी नागरिकता मिलेगी भारत की। अर्जित भूमि को देख लेते हैं दोस्तों।
किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं दोस्तों, जैसे सिक्किम 16 मई 1975 को भारत में विलय होने पर के बाद वहाँ के निवासियों को नागरिकता दे दी गई थी दोस्तों। नागरिकता बंगाल देश के परांगण जिले को नागरिकता दी गई दोस्तों। नागरिकता बंगाल देश के परांगना जिले को नागरिकता दी गई। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने सिक्किम को 16 मई 1975 को विलय किया तो उन सिक्किम के जितने भी निवासी थे उनको नागरिकता ऑटोमेटिक दे दी गई। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं एनआरआई क्या होता है, ओवरसीज़ क्या होता है। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है। ठीक है दोस्तों, जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए चला गया तो उसे एनआरआई कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर 6 माह से ज़्यादा वहाँ पढ़ाई कर रहा है या नौकरी करने के लिए चला गया है तो उसकी नागरिकता रद्द नहीं होगी, बल्कि वह नागरिक है। ठीक है दोस्तों, भारत का। अब हम लोग ओवरसीज़ समझ लेते हैं। ओवरसीज़ क्या होता है दोस्तों, ओवरसीज़ देख लेते हैं क्या होता है ओवरसीज़। ठीक है दोस्तों, नागरिकता इसे 2005 में लक्ष्मी माल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। इसमें सीधा सीधा बोल रहा है दोस्तों, अगर ओवरसीज़ नागरिकता हमें मिल जाएगी। इसे 2005 लक्ष्मी माल सिंघवी समिति द्वारा लाया गया था। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, हमारे बस की बात नहीं है दोस्तों। अगर हम भी अगर बड़े उद्योगपति बन गए तो हमें भी दिया जा सकता है, पर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, आम आदमी को नहीं दिया जाता है। जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, इस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, नोट हम देख लेते हैं दोस्तों कि नोट में क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति विरोधी काम कर दिया या पागल हो गया या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ गया तो गृह मंत्रालय उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। इतनी पावर होती है गृह मंत्रालय के पास। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे क्या है हमारा वीज़ा। वीज़ा हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, वीज़ा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हमारे पास वीज़ा है तभी हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या इंग्लैंड या रसिया या अन्य देशों में जा सकते हैं। बिना वीज़ा के हम जा ही नहीं सकते दोस्तों। वीज़ा अगर रहेगा तो वीज़ा का कहना है कि किसी दूसरे देश में जाने की अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा के दूसरा देश एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से, तुमको जाने ही नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ पहुँचने की तो बहुत दूर की बात है। अगर वीज़ा रहेगा तभी हम दूसरे देश में जा पाएंगे। अब पासपोर्ट हमें ये बताता है कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने की अनुमति लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है दोस्तों। खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, उसे पासपोर्ट कहते हैं। पासपोर्ट बताते हैं दोस्तों शॉर्टकट में आपको। पासपोर्ट उसे कहते हैं अगर हमको दूसरे देश में जाना है तो हम अपने देश से अनुमति लेंगे कि जाएं कि नहीं जाएं। अगर हमारा देश पासपोर्ट बना के दे देता है तो मतलब अनुमति दे दिया।
तो पासपोर्ट का मतलब यह है कि हम किसी देश में जा रहे हैं, दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति अपने देश से मांग रहे हैं कि प्रभु हम जाएं, अपने देश से हम जा रहे हैं अमेरिका कमाने के लिए, तो पासपोर्ट अगर बन जाएगा, पासपोर्ट में अप्रूवल मिल जाएगा तो हम दूसरे देश में जाएंगे। और दूसरे देश में उतरने के लिए हमें वीज़ा भी ज़रूरी है। तो अगर हमको यहाँ से अमेरिका जाना है, भारत से अमेरिका जाना है, तो हमें पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट बनवाने के बाद हमें वीज़ा भी बनवाना पड़ेगा। वीज़ा अगर हम वीज़ा बनवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर हम मान लो अमेरिका जा रहे हैं या रसिया जा रहे हैं, तो रसिया के राष्ट्रपति अगर बोल दिए कि आप नहीं आ सकते हैं, वीज़ा आपका रद्द कर देगा अगर रसिया, तो आप रसिया जा ही नहीं सकते। भले ही आपका देश अनुमति दे दिया, अगर दूसरा देश या अन्य देश एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हम नहीं जा सकते। पासपोर्ट का मतलब है कि, और पासपोर्ट का मतलब ये है कि पासपोर्ट में अगर आपका देश ही मना कर दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, मतलब कहीं नहीं जा सकते। हमारे देश अनुमति नहीं दे रहा है तो हम वीज़ा बनवा के करेंगे क्या। इसीलिए दोस्तों, अगर हमारा देश अनुमति दे दे हमें, तो इसको हम दूसरे देश जा सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब यह है कि पासपोर्ट सीधा कहता है कि अपने देश से अनुमति लेने के लिए हमें पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, और दूसरे देश में उतरने के लिए, जाने के लिए हमें वीज़ा बनवाना पड़ता है, वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। अब CEA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं दोस्तों। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। CEA भारत की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संविधान संबोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाइयों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इसकी अवधि को 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। CEA का मतलब ये है दोस्तों कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया है कि पहले जो था, हमें इस विधेयक में नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमें 11 वर्ष तक भारत में रहना पड़ता था। अब भारत में रहने के लिए शर्त में छूट दे दी गई है कि इस अवधि को लेकर 5 वर्ष कर दिया गया है। भारत में 5 वर्ष रहेगा, उसे शर्त के रूप में बदल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता इसी अधिनियम को लागू कर दिया गया। मतलब 20 दिसंबर 2019 को 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, NRC। अब NRC क्या होता है दोस्तों, हम ये लोग समझ लेते हैं। NRC क्या कहता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई है। NRC मुख्यतः रूप से असम के लिए बनाई गई है दोस्तों। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए थे। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित हानि बल्कि अपने ही देश के लोगों से द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि आप NRC लाइए। जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। NRC किस लिए लाया गया दोस्तों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच युद्ध चल रहा था, तो अपने ही देश से लोग भाग के भारत आए थे।
तो उनको नागरिकता देने के लिए एनआरसी लाया गया। एनआरसी की शर्त ये थी कि 24 मार्च 1971 के पहले जो भारत में आए उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। ठीक है दोस्तों, 2015 में एनआरसी का रजिस्टर भी बनने लगा। ठीक है दोस्तों, एनआरसी का रजिस्टर हम लोग देख लेते हैं। एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि यदि आप 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं कर पाया तो अब यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साबित नहीं कर पाए तो आपको हाई कोर्ट, ये दोस्तों हाई कोर्ट होगा। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं साबित कर पाए तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में नहीं साबित कर पाए तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता तो आप नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, आपको डिटेक्शन सेंटर भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं एनपीआर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एनपीआर को हम समझ लेते हैं क्या होता है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार में कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इसकी जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।